देखो आ जाओ, हमारा अगला टॉपिक लगा हुआ है जो कल आपको साइंस पढ़ाई थी, क्लास नंबर 2 ऑप्टिक्स की। भाई इसमें क्लास नंबर 2 में कहे तो आपको कल जो पढ़ाया था उसमें हल्का सा रिवीजन मारेंगे, इसके बाद आज की क्लास शुरू कर देंगे। और आज की क्लास में आपको बहुत कुछ नया पढ़ने को मिलेगा, यकीन करिए। अगर आप लास्ट तक जुड़े रहते हैं तो आप एक नई चीज़ सीख के जाएंगे इसमें। देखो कल जो पढ़ाया था उसको एक बार रिवीजन डालते हैं मेरे भाई। इसमें कल मैंने इतना ही पढ़ाया था, परावर्तन का नियम। जो कल ऑप्टिक्स पढ़ाई थी, ऑप्टिक्स प्रकाश की मैंने जो पढ़ाई थी, शुरू करते टाइम एक बात बोली थी। ऑप्टिक्स होती है, इसमें एक तो होती है हमारी ल्यूमिनस और एक होती नॉन ल्यूमिनस। कहें तो एक होती है प्रदीप्त वस्तुएं और एक होती है अप्रदीप्त। कुछ वस्तुएं खुद से चमकती हैं और कुछ वस्तुएं परावर्तन के कारण चमकती हैं। दो ही प्रकार की वस्तुएं हैं। अगर हम कहें ये बोर्ड में जो लाइट चमक रही है खुद की लाइट है इसकी, ये इस बोर्ड में इसकी खुद की लाइट है, और शटर बंद कर दें, इसका पूरा का पूरा हॉल बंद कर दें और इसकी वजह से अगर हम चमकें तो मैं एक अदीप्त वस्तु होंगे। कि अगर हम चमक रहे होंगे तो इसकी लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से हम दिखाई दे रहे होंगे। अगर ये बंद हो जाए तो हम बंद। क्या कहते हो? मैंने कहा दो प्रकार की वस्तुएं होती है, एक ल्यूमिनस और एक नॉन ल्यूमिनस। ये कल की क्लास में पढ़ाया था। लोग जुड़े होंगे जो पिछली वीडियो देखी होगी वो लोग ये वाली चीज़ समझ रहे होंगे। और इसमें आज इसी को आगे बढ़ाने वाले, कल हमने ये सब बेसिक बातें कर ली थी ऑप्टिक्स में, जो छोटी छोटी बातें। अगर आप कल क्लास में नहीं आए थे तो कल की वीडियो देख लेना, कल मैंने ये पढ़ा रखा है। और प्रकाश के परावर्तन का नियम बताया था। मैंने कहा प्रकाश परावर्तन कब करता है, ये तो हम बहुत पहले क्लास में पढ़ते हुए कक्षा 5 में पढ़ाया जाता है कि प्रकाश का परावर्तन का नियम आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R होता कैसे, ये भी कल मैंने बताया था कि जब कोई आपतित किरण किसी ऐसे तल पर गिरती है जो कि पॉलिश्ड सरफेस हो, कहें तो उससे प्रकाश आर पार ना निकल पाए, पूरा का पूरा पूरी की पूरी लाइट रिफ्लेक्ट कर जाए। मतलब अगर लाइट नीचे चल गई आर पार करके फिर तो रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। मैंने कहा भाई सफेद कांच के अंदर डालोगे तो पार कर जाएगी। अगर आप किसी लाइट को रिफ्लेक्ट कराएं तो पहले तो एक ऐसा सरफेस होना चाहिए जो पॉलिश होनी चाहिए। अब पॉलिश किसकी होगी? मैंने कहा इसकी पॉलिश हो सकती है, सिल्वर की हो सकती है, लेकिन ज्यादातर आप शीशा में देखोगे तो अब एल्यूमिनियम की पॉलिश आ रही है। अच्छा, इसकी वजह से आपतित किरण गई और रिफ्लेक्ट होकर इसी एंगल के साथ चलेगी। मैंने कहा जो हमारा समतल दर्पण रखा हुआ था, समतल दर्पण से अगर हम अविलंब को गिरा दें, समतल दर्पण से अगर हम अविलंब को गिरा दें तो इसके साथ जो एंगल बनना होगा अविलंब और आपतित किरण का, और वही एंगल अविलंब और परावर्तित किरण का। कहें तो ये वाले दोनों एंगल, अगर ये थीटा तो ये वाला भी। इसके साधारण शब्दों में ये बोल दिया जाता है आपतन कोण I बराबर होगा परावर्तन कोण R के। चलो आ जाओ और आगे देखो, थोड़ा सा और देखते हैं मेरे भाई। एक बार इस वाले पॉइंट को देखिए, इसको एक बार लाइन को पढ़िए। अगर समझ ना आया तो हम इसको पूरा का पूरा डायग्राम बना के दिखाएंगे आज अभी, और एकदम नया कॉन्सेप्ट है, ये शायद आपने पहले नहीं पढ़ा हो। देखो मैंने कहा यदि आपतित किरण को स्थिर रखते हुए, जो आपतित किरण है इसको स्थिर रखते हुए दर्पण को थीटा कोण घुमा दिया जाए तो अविलंब भी थीटा कोण पर घूम जाता है, जबकि परावर्तित किरण 2 थीटा कोण पर घूम जाती है। ये बात आपको यूं ही समझ नहीं आएगी, आपके सीधे शब्दों से समझ में नहीं आएगा। आओ इसको बना के दिखाते हैं। आपको एक बार ने दिमाग में चला गया तो कहना। देखो मैंने कहा पहले तो दर्पण बनाते, ध्यान से देखना, जैसे जैसे हम बनाते जाएं उस पर ध्यान देते जाना। मैंने कहा ये मान लिया कोई दर्पण है, समतल दर्पण है फॉर एग्जाम्पल। सॉरी ये क्या हुआ, बड़ा हो गया थोड़ा सा भी, देख लें। मैंने कहा ये समतल दर्पण है फॉर एग्जाम्पल, ये समतल दर्पण है। और समतल दर्पण पे मैंने कहा बेटा आपतित किरण इधर से आ जाए। हमने कहा आपतित किरण इधर से आई और परावर्तित होके किधर चलेगी, ये चलेगी। आपतित हुई और परावर्तित होके यहाँ से आपतित हुई और ये परावर्तित होगी। कहे तो ये इंसिडेंट रेज है, आपतित किरण है, और ये रिफ्लेक्टेड रेज है, परावर्तित किरण है। ये बात हर बच्चे को समझ में आ रही होगी। अभी तो सब बात समझ में आएगी मेरे भाई, समझ कहाँ पर नहीं आएगी। मैंने कहा ये बात भी समझ में आ रही होगी। बीच में मैंने क्या बना दिया है, अविलंब बना दिया है। सॉरी, अगर ये मैंने बीच में नॉर्मल बना दिया है, अविलंब है, तो हम कहना ये चाहते हैं कि अब मैं एक दर्पण लें जिसको इस वाले दर्पण को थीटा एंगल झुका दें। बड़ा ध्यान देने की बात है। अगर अब इस दर्पण को हम थीटा एंगल झुका दिया जाए, कैसे भैया? थीटा एंगल किसकी बात कर रहे हो गुरुजी? साफ साफ बताओ, जो बात है वो बताइए। कहने का मैंने कहा ये मिरर हमारा रखा हुआ है, मिरर M1, और मिरर मान लिया दूसरा मिरर।
ठीक है, समझ से चलना क्या बात बताना चाह रही है। मैंने कहा पहले हमारा मिरर बिल्कुल सीधा था, अब मैंने इस वाले मिरर को इतना झुका दिया, कहे तो मैंने ये थीटा एंगल झुका दिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ तक सभी बच्चों को ये वाली बात समझ में आ रही होगी, सर जी आपने इस वाले मिरर को थीटा एंगल झुका दिया है। लेकिन हमारी आपतित किरण अब भी ऐसी डाली जाए, आपतित किरण ना ऊपर करे ना नीचे करें। आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अगर हमारा ये जो समतल दर्पण है, ये एक हमारा समतल दर्पण है, इस समतल दर्पण को थीटा कोण झुकाया गया है, तो अविलंब भी तो हट जाएगा। तो आप कहेंगे सर जी अविलंब अब जहां पर आप बता रहे हो वहां पर नहीं होगा। बिल्कुल बात सही है, अविलंब अब यहाँ पर पहुंच जाएगा। क्या कहते हो? ये मान लिया कि नॉर्मल एन डैश हो गया। क्या बात समझ में आ रही है? जो अविलंब होता है वो दर्पण से 90 डिग्री एंगल पे होता है। अविलंब होता है वो दर्पण से 90 डिग्री एंगल पर होता है। मैंने कहा इसके बीच में जो गैप आया है वो हमारा थीटा होता है। क्या बात समझ में आई? अच्छा, ये बात तुम्हारे समझ में आ गई है। तो मैंने कहा अगर इस वाले दर्पण को यूं ही रखा जाए और आपतित किरण ऐसी जाएगी, तो अगर अविलंब ऐसा हो गया है तो मेरी परावर्तित किरण भी तो हट जाएगी, इससे दूर, थोड़ी दूर हटेगी ना। अविलंब से उतना ही कोण बनता है जितना इसके साथ में बनना होगा, जितना इसके साथ में बनना होगा एंगल, वही तो इसके साथ में बनेगा भाई। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अदरवाइज एक बात और समझ के चलना मेरे भाई, ये बताओ कि पहले अगर हम इसको और इसको साइड में हटा दें, इसको और इसको साइड में हटा दें और इसको साइड में हटा दें, एक बार ध्यान से देखना। क्या हम ये कह सकते हैं ये वाला कोण हमारा आई है और ये वाला भी तो आई होगा? मान लिया दोनों बराबर होते हैं, आई मान लो आर मान लो, दोनों के बराबर अविलंब के इधर उधर दोनों के बराबर होते हैं। अच्छा, मैंने क्या कहा? मैंने कहा दर्पण को मैंने उठाया और दर्पण को यहाँ पे लगा दिया मैंने। ये बात सभी को समझ में आ रही है? आपने कहा सर दर्पण लगा दिया, मैंने कहा इसको कर दिया मैंने फिक्स। ये वाली हम यहीं से ऐसी गिराएंगे, ये वाली किरण ऐसी गिरेगी। तो आप ये नहीं कहेंगे सर अगर हमारा अविलंब ये झुक गया है, क्योंकि 90 डिग्री बनता है किसके साथ में? दर्पण के साथ में, समतल दर्पण के साथ में, ये भी हट जाएगा। और ये अगर थीटा एंगल आपने झुकाया है इस दर्पण को, तो हमारा अविलंब भी कितना? थीटा डिग्री आगे झुक जाएगा। तो मैंने कहा परावर्तित किरण भी तो आगे बढ़ जाएगी, हम तो परावर्तित किरण यहाँ पे पहुंच जाएगी। क्योंकि आप ये कहेंगे सर जी जो हमारा एंगल बन रहा था, सर जी जो आपतन कोण आई था पहले, अब हमारा अविलंब इस आपतित किरण को फिक्स कर दिया, तो अब ये पहुंच गया हमारा अगला एंगल, तो उतना ही तो अगला एंगल ये वाला होगा। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, हम कहना ये चाहते हैं उस वाले थ्योरी में ये लिखा हुआ है कि अगर ये हमारा थीटा डिग्री एंगल इस ग्लास को, इस समतल दर्पण को थीटा डिग्री मुड़ाया जाता है, तो अविलंब थीटा डिग्री और आपतित किरण 2 थीटा डिग्री आगे बढ़ जाती है। कहने का मतलब इस वाले में जो अंतर होता है ना, जो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 थीटा डिग्री, जो वेरिएशन दिखाई दे रहा है, ये अभी हम दिखाने वाले हैं कि इसके बीच में जो गैप आएगा, पहले आर रिफ्रैक्टेड रेज ये थी, अब रिफ्रैक्टेड रेज आर डैश ये होगी, तो इस वाले में जो अंतर आता है ये 2 थीटा आ जाता है। ये कहना चाह रहे थे। अब ये कैसे आता है ये समझने की बात है मेरे भाई। ये बताओ कि अगर हम इस वाले दर्पण को हम थीटा डिग्री झुका देते हैं तो ये वाला एंगल कितना होगा? आप कहेंगे सर पहले था आई, अब हो गया आई प्लस थीटा हो गया, आई प्लस थीटा हो गया। तो तुम कहोगे सर जी आई प्लस थीटा हो चुका ये हमारा, तो आप कहोगे सर जी आई प्लस थीटा हमारा ये वाला भी तो होगा, ये वाला भी तो हमारा आई प्लस थीटा होगा। और हम निकालना चाह रहे ये वाला कितना अंतर आ गया, ये वाला, क्या ये 2 थीटा जो हमने बोला ये सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? हम ये निकालना चाह रहे हैं, हम इसको प्रूव करना चाहते हैं। मैंने कहा ये बताओ कि इस वाले एंगल में ये वाला एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक का आई प्लस थीटा है, ये वाला एंगल आई प्लस थीटा है, इसमें से ये वाला एंगल अगर माइनस कर दें, सही है, ये वाला एंगल अगर माइनस कर दें तो हमारा ये वाला एंगल निकल आएगा। अब ये बहुत सारे वो लग गए हैं तो इनको थोड़ा सा हटा लेते, थोड़ी सी समझने में कंफ्यूजन ना हो तुम्हें, थोड़ा सा टाइम दो, एक सेशन। बस समझो। मैंने कहा ये बताओ कि ये वाला था थीटा और ये वाला था हमारा आई प्लस थीटा, ये आई प्लस थीटा है, तो आई प्लस थीटा में से कितना माइनस कर दें? आई प्लस थीटा में से अगर हम ये वाला माइनस कर दें, ये वाला माइनस कर दें, तो ये वाला कितना बचेगा? सर जी ये बचेगा हमारा, जो ये बच रहा होगा ये आपका होगा आई माइनस थीटा के बराबर। कहे तो ये वाला आई है, ये वाला हमारा आई है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये वाला आई और ये वाला आई था,
ये पूरा आई था ये वाला, इस आई में से इस थीटा को हटा दें तो ये वाला बच जाएगा, इस वाले को ये बराबर बचेगा आई माइनस का थीटा। ये पूरा यहाँ से लेकर आई है और ये वाला थीटा है तो ये वाला बचेगा आई माइनस का थीटा। और हम इसमें निकालना चाह रहे अगर ये आई प्लस थीटा है तो इसमें से ये वाला माइनस कर दो तो आई माइनस का थीटा माइनस हो जाएगा, ये बचेगा आई प्लस थीटा माइनस का आई प्लस का थीटा, आई से आई कट जाएगा, इसमें जो डेविएशन आएगा वो टू थीटा। अब इस बात था को जो हमने बताई है इसको साधारण शब्दों में समझ लो जो मैंने करके दिखाया है। मैंने कहा अगर आप किसी समतल दर्पण को थीटा डिग्री मुड़ाते हो तो अविलंब भी थीटा डिग्री, लेकिन परावर्तित किरण 2 थीटा डिग्री मुड़ जाती है आगे। मतलब अगर ग्लास को थीटा डिग्री मुड़ाओगे तो अविलंब तो थीटा ही डिग्री हटेगा, लेकिन जो परावर्तित किरण है उसमें 2 थीटा डिग्री का डिफरेंस आ जाएगा। अगर तुम ये कहो कि परावर्तित किरण भी थीटा डिग्री हट जाएगी, ये कहना गलत होगा। अब इस वाले शब्दों को समझ लो एक बार। यदि आपतित किरण को स्थिर रखते हुए, आपतित किरण अपनी जगह है, जब ऐसा दर्पण था तब भी ऐसी पड़ रही थी, जब हटा दिया दर्पण तब भी यहीं से डाल रहे हैं, हाँ फिक्स है। यदि आपतित किरण को स्थिर रखते हुए दर्पण को थीटा डिग्री घुमाया जाए तो अविलंब भी थीटा डिग्री पर घूम जाता है, जबकि परावर्तित किरण 2 थीटा पर घूम जाती है, ये कहना चाहते थे। और मैंने यहाँ पर बाकायदा एक्सप्लेन करके लिखा भी है सब कुछ। हालांकि आपको सिर्फ याद ये रखना है जो इधर वाली मैंने थ्योरी लिखी है। यहाँ से जब प्रश्न आता है तो डायरेक्ट इतना ही पूछा जाता है कि अगर किसी समतल दर्पण को थीटा डिग्री मुड़ा दिया जाए और आपतित किरण को फिक्स रखा जाए तो बताओ परावर्तित डिग्री में जो परिवर्तन आएगा वो थीटा होगा या -2 थीटा होगा, 2 थीटा होगा। तो मेरे भाई ये याद रखना है 2 थीटा का परिवर्तन आ जाता है उसमें। और आगे आ जाओ, अगला कॉन्सेप्ट देखो, हम बताने जा रहे हैं अगली कॉन्सेप्ट में, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम 2 दर्पणों को एक दूसरे को 90 डिग्री पे रख लिया जाए, 2 दर्पण हैं समतल दर्पण, दोनों को 90, एक ऐसे रख लिया और एक ऐसे रख लिया। जिधर से तुम मुंह देखते हो ना वो ऊपर की साइड है और इसमें इस साइड है, ऐसा रखा हुआ है, इमेजिन कर पा रहे हो सभी लोग। और ऐसे करके दोनों दर्पण रखे हुए हैं और अगर 90 डिग्री पे रखे हैं तो अगर हम यहाँ से कोई किरण हम डालेंगे इस वाले दर्पण से, अगर कोई हमारी आपतित किरण इस पर गिरेगी वो परावर्तित होकर इधर जाएगी ना। कहें तो आप ये समझ सकते हैं कि सर अगर ऐसी आएगी तो इस दर्पण के साथ में ये हमारा अविलंब बनेगा ना अविलंब, और ये इधर से आएगी और इधर चली जाएगी, क्या कहते हो, यही तो बनेगा इस वाले दर्पण के लिए। जब ये वाली आएगी तो इसके लिए आपतित किरण का काम करेगी नीचे वाले दर्पण के लिए। जब ये नीचे वाले दर्पण पे गिरेगी तो ये फिर इसके लिए अविलंब कौन सा होगा, ये वाला। तो इसका मतलब जो एंगल यहाँ पे बनेगा वही एंगल यहाँ पे, तो ये वाली किरण ऐसी आएगी और ऐसी निकल जाएगी, क्या कहते हो, ऐसी तो होगी। अगर हम इस 90 डिग्री पे 2 ग्लास को रख लें, 2 समतल दर्पण को रख लें, अगर हम आपतित किरण इस पर आएगी तो इससे परावर्तित होकर इस पे गिरेगी जाके और इससे गिर के फिर ऐसे चली जाएगी। और जो हमारी इस पर आपतित होने के बाद इस पर गिरी, इसके बाद परावर्तित होगी, उसी को निर्गत किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, इमरजेंट रे कहें तो निर्गत किरण, एक नया नाम आया है। अभी तक आप 2 नाम पढ़े थे, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अब एक नया नाम मिल रहा है तीसरा, निर्गत किरण। तो निर्गत किरण वो होती है अगर 2 दर्पण को 90 डिग्री एंगल पे रख लिया जाए और यहाँ से एक आपतित किरण जाए और परावर्तित होकर जब दूसरे पे गिरे आके और वहां से भी परावर्तित कर जाए तो ये वाली किरण होती है ना, ये हमारी निर्गत किरण कहलाती है। अब यहाँ से एक कंडीशनल क्वेश्चन बना है, रेलवे ग्रुप डी डायरेक्ट आया है। देखो रेलवे ने पूछा यदि 2 दर्पण के बीच का कोण 90 डिग्री हो, यदि 2 दर्पण के बीच एंगल 90 डिग्री हो तो निर्गत किरण और आपतित किरण आपस में, ये एक नई प्रमेय है, जिस एंगल के साथ ये वाली आएगी उसी के साथ लौट जाएगी, दोनों पैरेलल होंगी अगर हमारे दर्पण 90 डिग्री पे रखे हुए। इसका बेहतर एग्जांपल आप घर पे रात में 2 शीशे लेना समतल दर्पण के और एक पे लाइट डालना, जैसी लाइट जाएगी और नीचे वाले से ऐसी निकल के जाएगी वो बिल्कुल पैरेलल होंगी दोनों लाइटें, इधर से जो आ रही होगी और नीचे वाले से रिफ्लेक्ट होके जा रही होगी निर्गत किरण, दोनों एक दूसरे के। एक बार इसको दोबारा पढ़ लो, यदि 2 दर्पणों को के बीच 90 डिग्री का कोण हो तो निर्गत किरण ही वाली होती है निर्गत किरण, तो निर्गत किरण और आपतित किरण के समानांतर निकलते। ये बात समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई है तो एक पॉइंट और पूछा रेलवे ने, अगला क्वेश्चन देखो बना, देखो अगर 2 एंगल को, यहाँ पर छूट गया हमसे, यहाँ पर एंगल 60 डिग्री लिख लेना, जब आप घर पे नोट्स बनाओ इस साइंस के तो वहाँ पे लिखना 60 डिग्री। यदि 2 दर्पण के बीच का कोण 60 डिग्री हो, पिछली कंडीशन 90 वाली थी, ध्यान रखना, अगर हम बीच का कोण 60 डिग्री रखें तथा आपतित किरण किसी एक दर्पण के समांतर है वो, तो निर्गत किरण के समांतर निकलती है। अब ये क्या बात हुई मेरे भाई, बात ये हुई है कि अगर
ये 2 दर्पण लगा दिए मैंने, देखो 2 दर्पण लगा दिए। देखो इसको हम इस वाले पे समझ लो, एक बार आ जाओ इस वाले पे समझते हैं। मैंने कहा मान लिया कि 2 दर्पण लगे हैं, वो 60 डिग्री पे लगे हुए हैं। कितने पे? 60 डिग्री पे 2 दर्पण लगा दिए। मैंने कहा देखो एक ऐसे दर्पण लगा हुआ है ये वाला, और यहाँ पर एक ऐसे दर्पण लगा हुआ है, और दोनों के बीच एंगल है ना वो 60 डिग्री का एंगल है। समझते चलना। मैंने कहा बेटा कि अगर हम किरण को यहाँ से गिराएंगे, अगर हम ये वाला मिरर M1 मान लो और ये वाला मिरर M2 मान लो, प्लेन वो क्या नाम, समतल दर्पण, समतल दर्पण एक ये है और एक वो, दोनों को 60 डिग्री पे रख दिया। अगर हम इस वाले प्लेन के पैरेलल यहाँ से कोई किरण गिराएंगे, क्या बात समझ पा रहे हो? अगर कोई किरण इस वाले प्लेन के समानांतर गिराएंगे, इस वाले के इस पे ऊपर वाले पे अगर हम समानांतर गिराएंगे, तो मेरे भाई कहना ये चाहता है कि इसके बाद ये नीचे गिरेगी, मतलब इसका अविलंब यही तो होगा, यही तो अविलंब होगा। अविलंब 90 डिग्री में बनता है, तो मैंने कहा अविलंब होगा तो ये जाके ऐसे गिरेगी, ऐसी तो गिरेगी। मैंने कहा अविलंब में जो कोण ये होगा वही कोण ये होगा। अब ये वाली इससे गिरेगी, अब निर्गत किरण फिर इसे यहाँ से निकलेगी। जो निर्गत किरण बेटा निकल रही होगी ना, ये निर्गत किरण यहाँ से निकल के कहें तो इसमें ये वाली निर्गत किरण निकल के ऐसी जाएगी। ये वाली पैरेलल किसके होगी? इस वाले समतल दर्पण के समांतर निकलेगी। और इसका वाइस वर्सा भी ठीक है। अब जो हम बताने जा रहे हैं बेटे ध्यान से समझना मेरे भाई, हम बताने ये जा रहे हैं अगर कोई किरण इस वाले समतल के समानांतर डाली जाए, इस पे अगर इस वाले समतल के समांतर इस पे डाली जाए तो इससे निकलेगी और ऐसी जाएगी जो इस वाले के पैरेलल निकलेगी। बात समझ में आया? जो निर्गत किरण होगी वो इस नीचे वाले समतल दर्पण के समानांतर निकलेगी। अब इसी बात को मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश करी है। हम टाइम कम में कंटेंट ज्यादा डिलीवर करने की कोशिश करते हैं और इसलिए पूरा बना के ला रहे हैं। यदि 2 दर्पणों के बीच का कोण 60 डिग्री हो तथा आपतित किरण किसी एक दर्पण के समानांतर हो, आपतित किरण एक दर्पण के क्या समानांतर है? आपतित किरण नीचे वाले के समानांतर है। आपतित किरण किसी एक दर्पण के समानांतर हो तो निर्गत किरण, अब यहां से डाली निर्गत किरण ये वाली होगी, तो निर्गत किरण दूसरे दर्पण के समांतर निकलती है। क्या बात समझ में आई हमारी? क्या सभी के पल्ले पड़ रही है ये वाली बात? एक बात और पल्ले पड़नी चाहिए, जो पिछला कॉन्सेप्ट बताया था ये भी बहुत दमदार कॉन्सेप्ट था। अगर 2 दर्पण को 90 डिग्री एंगल पे रखा जाए तो हमारी आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों पैरेलल होती हैं, दोनों समांतर होती हैं। और एक ये है कि ये 2 दर्पण को 60 डिग्री पे रख लिया जाए तथा एक आपतित किरण किसी एक दर्पण के समांतर, एक आपतित किरण है ना वो नीचे वाले दर्पण के समांतर है। मैंने कहा आपतित किरण नीचे वाले दर्पण के समांतर है तो निर्गत किरण, निर्गत ये वाली है, निर्गत ये होती है, मतलब आपतित परावर्तित फिर दोबारा से परावर्तित हो जाए उसको निर्गत किरण कहते हैं। तो निर्गत किरण होती है ना वो ऊपर वाले समतल दर्पण के समांतर निकलती है, ये कहना चाह रहा है। बात समझ में आ रही होगी अब तो, 2 बार में तो आ जानी चाहिए, नहीं तो आप वीडियो देख लेना घर पे जाके, चैनल पे अपलोड कर देंगे ये वाली, ठीक है। अब आ जाओ, अब अगली बात, एक होता हमारा स्पेकुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। कहें तो एक होता हमारा नियमित परावर्तन और एक होता हमारा अनियमित परावर्तन। ये क्या होता है बड़ा अच्छे से स्मूथ तरीके से बहुत साफ सुथरा समझाएंगे आपको, बड़ा ध्यान देने की जरूरत है इस वाले पॉइंट पे। मैंने कहा अगर एक स्मूथ सतह ले लें, स्मूथ कहे तो चिकनी सतह, चिकनी कहे तो आपको चिकना हमेशा दर्पण ही नहीं समझना चाहिए, कोई चिकनी सरफेस भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का सर बिल्कुल गंजा है और उस पर तेल लगा दिया जाए, क्या कहते हो, उस पर तेल लगा दिया तो वो भी एक स्मूथ सरफेस की तरह काम करता है। बशर्ते जो सर होता है वो एकदम फ्लैट नहीं होता है, फ्लैट नहीं होता ना, लेकिन उससे किरणें परावर्तित होती हैं। अगर तुमने देखा हो किसी के सर में वो तेल यूज करते, तेल लगाते हैं और तेल लगाने के बाद उससे लाइट रिफ्लेक्ट करती है, उससे अगर ऊपर लाइट जली हुई चमकती हुई दिखाई देती है सर में, देखा है? तुम्हारे सर पे नहीं चमकेगी, तुम्हारे सर पे बाल है। या फिर तुम ऐसे मायका देखा है, मायका एकदम चिकना होता है ना। मैंने कहा कि चिकनी सतह को समझना। मैंने मायका नहीं जानते हो? अरे वो सनमाइका होता है जो किसी लकड़ी के ऊपर प्लाईवुड पे अगर पीछे रखा हुआ है, माइका, सनमाइका है ये। इसी पे लिख दो चिकना सरफेस है ये वाला, और इस पर लाइट डालोगे रिफ्लेक्ट करेगी। हाँ ये वाला, ये माइका लगा हुआ है, इस पर रिफ्लेक्ट करेगी लाइट डालो तो, है ना। इतना चिकना नहीं है ये वाला, इतना स्मूथ नहीं है। अगर हम
चिकनी सतह की बात करें तो चिकनी सतह पे अगर हम दो रेज को समानांतर डालें, समझ के चलना, अगर एक किरण बेटा मैंने ये डाली और इसी के समांतर एक किरण ये वाली डाली, तो दोनों रिफ्लेक्ट करेंगी ना, रिफ्लेक्ट करेंगी ना। और दोनों जो रिफ्लेक्ट करेंगी ये दोनों की दोनों समानांतर होगी। अगर ये दोनों समानांतर तुमने डाली है, अगर दो आपतित किरणें समांतर डाली है और स्मूथ सरफेस है तो परावर्तित किरणें भी समांतर डाल। अच्छा, वहीं पर हम खुरदरे स्पेस की बात, खुरदरी रफ सरफेस की बात कर लें, कहे तो हम अनियमित परावर्तन की बात कर रहे हैं। अनियमित परावर्तन में कहना खुरदरी है ये वाली, ऐसे करके मैंने कहा यहाँ पर ये गिरी ऐसे चली गई और यहाँ पर मान लिया गिरी तो वो ऐसे चली गई। यहाँ से आपतित मैंने सेम एंगल पे करी है, लेकिन परावर्तित ये ऐसी हो गई है और ये ऐसी हो गई है, तो ये वाला हमारा कहलाता है अनियमित परावर्तन, कहें तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। कैसा कहलाता है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ये हमारी खुरदरी सतह पे, और इस पर आप अपना इमेज नहीं देख पाओगे, जबकि स्मूथ होगी ना, जिस पर आपतित किरण अगर समांतर होगी, परावर्तित किरण पैरेलल निकलेगी, तो उस पर आप अपना इमेज देख पाओगे, आप अपना प्रतिबिंब देख पाओगे। चिकना होता है उसमें दिखाई देता है ना, लेकिन इस वाले पे, खुरदरे वाले पे क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि मेरे भाई उसमें अनियमित परावर्तन होता है। कैसा होता है? अनियमित परावर्तन के कारण ऐसा होता है। बात ये समझ में आ गई है? अगर बात समझ में आई है, किसी को नहीं आई है तो बता दो, दोबारा समझा देंगे। मैंने कहा नियमित परावर्तन वो होता है कि अगर दो आपतित किरणें पैरेलल गिरी हैं और पैरेलल ही निकल जाए और स्मूथ सरफेस हो, तो वो वाला हमारा कहलाता है नियमित परावर्तन। देखो, दो सेम एंगल से डाली और सेम एंगल से निकल गई, और इस वाले पे अपना प्रतिबिंब देखा जा सकता है, प्रतिबिंब देख सकते हो, इसका मतलब ये वाला है स्पेकुलर, कहे तो नियमित परावर्तन। अब वहीं पर खुरदरी वाले पे डालोगे, समांतर डाली तो दोनों, लेकिन गई अलग अलग, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर अविलंब काम करेगा ऐसा, और यहाँ पर काम कर रहा, मान लिया यहाँ पर गिरी तो यहाँ पर अविलंब ये काम कर रहा होगा। अविलंब के इधर उधर एंगल बनना होता है, यहाँ पर इधर बना तो ये तो इधर ही निकल जाएगी, और यहाँ पर ये बड़ा बन गया क्योंकि इस साइड गिरी जाके, और इस साइड गिरी जाके, खुरदरी एक तार नहीं है तो ये वाला इधर जाएगी, तो इसका और इसका एंगल अलग अलग हो गया ना। तो हम ये कह रहे हैं कि खुरदरी सतह पे आप अपना इमेज नहीं देख पाओगे, और खुरदरी सतह पे परावर्तित किरणों का कोण समान नहीं होता है। प्लस ये वाला ऐसी क्रिया हमारी अनियमित परावर्तन के अंतर्गत आती है। बात समझ में आई है? अच्छा, आ गई है तो थोड़ी और आगे आ जाओ। हम बात कर रहे हैं प्लेन मिरर की, समतल दर्पण की। समतल दर्पण में अगर आपसे पूछा जाए, समतल दर्पण होता है, इसमें समतल दर्पण में समतल दर्पण होता है, ये कन्वर्जिंग मिरर की तरह काम करता है कि डाइवर्जिंग मिरर की तरह काम करता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। ये वाला दोनों गलत है, ये वाला प्रश्न आया हुआ है इसलिए मैंने लिखा हुआ है कि जो प्लेन मिरर होता है, समतल दर्पण होता है, देखो कन्वर्जिंग मिरर का मतलब होता है कि किरणें आई और पता है इकट्ठी कर दी, किरणें आई इकट्ठी कर दी। इसका बेहतर एग्जाम्पल ऐसे समझो, कल मैंने अवतल दर्पण बनाया था ऐसे करके, याद करो, कल अवतल दर्पण बनाया था, यहाँ से किरण गई थी और यहाँ से किरण गई थी और यहाँ पर इकट्ठी हो रही थी, याद हो, और यहाँ पर मैंने फोकस बना दिया था। क्या कह रहे हो? इसमें ये वाली अभिसारी का उदाहरण था, ये हमारा अवतल दर्पण में ऐसा हो पा रहा था। लेकिन और वही हम बात कर लें मेरे प्लेन मिरर की, समतल दर्पण की, तो ये अभिसारी दर्पण की तरह काम नहीं करता भाई, क्योंकि ये किरणों को इकट्ठा नहीं करता है। जिस एंगल से दोनों गई है उसी एंगल से दोनों निकल जाएंगे, इकट्ठी नहीं होगी दोनों। अच्छा, दूसरा, अभिसारी कहें तो किरणों को फैलाता है क्या समतल दर्पण? फैलाता भी नहीं, ये ना तो किरणों को फैलाता है, ना इकट्ठा करता, ना अभिसारी ना अभिसारी की तरह काम करता है। दोनों ऑप्शन गलत है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। और नीचे मैंने क्या लिखा है? समतल दर्पण ना तो अभिसारी और ना ही अभिसारी। ये वाला पॉइंट याद करने वाला, नोट करने वाला पॉइंट है, मैंने इन्वर्टेड कॉमा में डाल दिया, इसीलिए मैंने कहा समतल दर्पण होता है ना अभिसारी की तरह काम करता है ना अभिसारी, ना तो किरणों को इकट्ठा करता है ना फैलाता है। इकट्ठा करना और फैलाना काम अवतल और उत्तल दर्पण का है। समझ पा रहे हो? आगे आ जाओ। एक पॉइंट और बताना चाहेंगे आपको। जैसे आपने रेल की पटरियां देखी हैं, रेल की पटरियां एक दूसरे के पैरेलल होती है क्या? समानांतर होती है। अच्छा, रेल की पटरियां पैरेलल होती है, तुम ध्यान से देखना, मान लिया ये वाली पटरियां दोनों जा रही हैं और मैंने देखा यार देखते जा रही है पटरियां आगे, पता चल रहा बहुत आगे दूरी जहाँ पर मिल रही है, ऐसी आपको प्रतीत हो रही होंगी। क्या बोले? हमने कहा अगर समानांतर है लेकिन वो पटरियां लगातार पैरेलल जा रही हैं, अगर आप वहां पे जाओगे तब भी उतनी दूरी मिलने वाली है, लेकिन यहाँ से देखोगे तो प्रतीत ऐसा होगा ये दोनों पटरियां आपस में मिल रही है बहुत दूर जाके,
ऐसा प्रतीत होगा। अगर आपसे दूरी पूछा जाए, दूरी नहीं बता पाओगे कितनी दूरी पे मिल रही होगी, लेकिन वहां पे जाके देखोगे मिलेगी नहीं। समझ पा रहे? इस वाले कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। पूछा जाता है समतल दर्पण का फोकस बिंदु कितनी दूरी पर होता है। समतल दर्पण में मेरे भाई अगर दो पैरेलल रेज आपतित हुई हैं तो पैरेलल जाएंगी तो ये मिलती हुई नजर आएंगी बहुत दूरी पे, इनफाइनाइट दूरी पे। बता पाओगे कितनी दूरी पे मिल रही है? आपको लगेगा मिल रही है। समतल दर्पण से निकली हुई किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है लेकिन मिलती नहीं है। आप कहेंगे ऐसे देखोगे तो ऐसा लगेगा, मान लिया आपने कायमगंज वाले स्टेशन पे चले गए और देखा पटरियां दूर तक दिखाई दे रही, ऐसा लगा मिल गई जाके आगे। ऐसे देख रही दूरी कम हुई मिल गई जाके। तो ऐसे कहें तो कितनी दूरी पे? तो ये इनफाइनाइट दूरी होती है, फोकस बिंदु इसका इनफाइनाइट होता है। किस दर्पण की बात कर रहे हैं? समतल दर्पण की। समतल दर्पण में अगर हम जहां पर किरणें मिलती हैं उसी को फोकस दूरी कहते हैं। तो मैंने कहा समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। समतल दर्पण का फोकस बिंदु कितनी दूरी पर होता है? इनफाइनाइट। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है। और दूसरा क्वेश्चन, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? मैंने कहा अगर ये वाला बना लिया मैंने, इस वाले में कर्व ज्यादा होगा, इस वाले में और कम होगा। मान लिया और बड़ा बनाया तो इसमें धीरे धीरे इसमें कर्व आ रहा होगा, मतलब वक्र धीरे धीरे बनना होगा। अगर बहुत छोटा बना दिया एकदम कर्व आ गया, क्या कहते हो? अच्छा, वक्रता केंद्र होता है इस कर्व पे डिपेंड करता है। मैंने कहा इसकी ये अगर हमारा है तो इसका वक्रता केंद्र ये, यही हमारा केंद्र है। अगर केंद्र से त्रिज्या के बीच की दूरी, यही वक्रता केंद्र हो गया। अच्छा, मैंने ये कहा समतल दर्पण में अगर वक्रता केंद्र को देखें तो आप कहेंगे समतल दर्पण बहुत बड़ा जा रहा है। कितना जा रहा है? बहुत बड़ा जा रहा है, पता नहीं कहाँ पे जाके मिलेगा। ये एक सर्किल सा बनना होगा इमेजिन करने से परे। तो कहे मैंने कहा वक्रता त्रिज्या कितनी होगी इसकी? इनफाइनाइट, है ना। मैंने कहा मान लिया इसकी त्रिज्या r थी, इसकी r डैश थी, मैंने आर्क को बढ़ा दिया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया। मैंने कहा ये एकदम घोल आ गया होगा तुरंत, और इसमें देर देर में घोल आया होगा। मैंने कहा समतल दर्पण होता है, आपको फ्लैट दिखता है तो आप इमेजिन करो कहाँ पर जाकर ये सर्किल बनेगा, तब इसकी जो त्रिज्या होगी वो वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। तो मैंने कहा ये आपकी सोच से परे लगभग। तो मैंने कहा समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? मैंने क्या क्या बता दिया? समतल दर्पण की फोकस दूरी क्वेश्चन आया हुआ है, समतल दर्पण का फोकस बिंदु इनफाइनाइट, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या इनफाइनाइट। चौथा क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं मेरे भाई। अच्छा, ये वाली बात समझ रहे हो? अगर वक्र कम करोगे तो त्रिज्या ज्यादा होगी। अगर हम बात करें इसका वक्र ज्यादा है और इसका वक्र, अरे मेरे भाई इसमें गोल ज्यादा है और इसमें बहुत कम है, इतने बीच में गोल, ये तो वक्र होता है, कर्व। मैंने कहा अगर इसका कर्वेचर है, इसका ज्यादा है और इसका कम है और इसका और कम है, इसका पता ही नहीं चल रहा कहाँ पे कर्व है इसका। जितना वक्र कम होगा त्रिज्या उसकी उतनी ही। तो समतल दर्पण में वक्र होता है क्या? वो मुड़ा होता है क्या? समतल दर्पण नहीं मुड़ा होता है। तो मैंने कहा नहीं मुड़ा होता, बहुत कम होता है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या भी बहुत ज्यादा है। तभी तो मैंने लिखा समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या इनफाइनाइट। एक पॉइंट और याद करना, इधर समतल दर्पण की शक्ति कहें तो पावर ऑफ प्लेन डायरेक्टर। समतल दर्पण की शक्ति होती क्या? दर्पण की शक्ति को पहले समझ लो। मैंने कहा किसी दर्पण की प्रकाश की किरणों को अभिसारी या अपसारी करने की क्षमता उसकी शक्ति कहलाती है। किसी भी दर्पण की बात करो, यहाँ पर चाहे समतल की बात करो, उत्तल की बात करो, चाहे अवतल की बात करो, अगर वो किरणों को पास कर रहा है या फैला रहा है, अगर पास कर रहा है जो फैलाने की शक्ति होती है ना, वही उसकी दर्पण की शक्ति कहलाती है। तो बताओ समतल दर्पण किरणों को इकट्ठा करता है या फैलाता है क्या? नहीं फैलाता। तो इसकी जो क्षमता होती है वो जीरो डायोप्टर। किसकी? समतल दर्पण की क्षमता कहे तो पावर ऑफ प्लेन मिरर इज जीरो डायोप्टर होती है समतल दर्पण की क्षमता। अरे भाई साहब, शक्ति का मतलब है क्या? दर्पण की शक्ति वो होती है या तो किरणें फैला ले या फिर इकट्ठा कर ले। कहे अपसारी और अभिसारी, यही तो होता है। मैंने कहा अभिसारी और अपसारी कुछ भी नहीं कर पाता समतल दर्पण, ना तो किरणों को मिला पाता है ना फैला पाता है। ये तो पैरेलल चलती है, इसमें पैरेलल आई तो पहले चली गई सीधी, ऐसी पैरेलल आई और दर्पण से टकरा के ऐसी ही चली जाएंगी, मिलेंगी नहीं, ना मिलेंगी ना फैलेगी। तो मैंने कहा इसका मतलब समतल दर्पण की शक्ति होती है, कितनी होती है? जीरो डायोप्टर। और इसी बात को बेटा मैंने यहाँ पर लिख रखा है, देखो मैंने कहा फोकस दूरी इनफाइनाइट, वक्रता त्रिज्या इनफाइनाइट और पावर, ये सब क्वेश्चन बने पेपर में। अगर हम मीठी गोली खिलाएं तो ये सब साइड में कर दें और समतल दर्पण हेडिंग डलवा के काम चला दें,
चल जाता काम। लेकिन ये इसलिए बता रहे यहाँ से क्वेश्चन आए, अगर ये वाला पढ़ जाओगे तो पेपर में दिक्कत नहीं होगी। आगे आ जाओ, दर्पण की शक्ति पढ़ ली। अब आ जाओ समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता। समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता का मतलब है, समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता m बराबर प्लस का 1 होती है, प्लस भी बोलना पड़ेगा। समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता प्लस की 1 होती है, और प्लस की 1 का मतलब ये है कि अगर हमारी आपातित किरण ये है और परावर्तित किरण ये है, जिस वेग से आएगी उसी वेग से, जिस फ्रीक्वेंसी से आएगी उसी फ्रीक्वेंसी से, जिस तरंग दैर्घ्य से आएगी उसी तरंग दैर्घ्य से वापस आएगी। लेकिन इसकी तीव्रता कम ज्यादा हो सकती है। मान लिया कि ये वाला कुछ खुरदरा हुआ तो इसकी तीव्रता कम हो सकती है, कम ज्यादा। मान लिया ज्यादा तीव्रता हुई, कम वाले से निकली। समझ पा रही मेरी बात? अच्छा, अगर हम बात करें जो समतल दर्पण होती है इसकी आवर्धन क्षमता, अगर समतल दर्पण के आप सामने खड़े होगे, आवर्धन का मतलब होता है मेरे भाई, ये लिखा होगा मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाई कर देना, मतलब आपकी आकृति को गुना बढ़ा देना या घटा देना। मैंने कहा अगर समतल दर्पण के सामने खड़े होते हो तो मैंने कहा आप है 168 सेंटीमीटर के, तो कभी ऐसा देखा है आप 180 के दिख रहे हो? उसमें नहीं ना, आप जितने होते उतने के ही दिखते हो। क्या इतने के ही दिखते हो? मतलब ये दर्पण लगा हुआ है, मैंने कहा ले, बोले क्या हमारे इस चित्र बनना होगा तो प्रतिबिंब ऊपर निकल जा रहा होगा, बराबर बनना होगा। इसका मतलब एक का मतलब है कि उसकी आवरण क्षमता बराबर होती है, जितने का व्यक्ति होगा उतना ही दिखाई देता समतल दर्पण। और प्लस का मतलब होता है अगर समतल दर्पण के सामने सीधे खड़े हो गए तो सीधे दिखाई दोगे। कैसे? समतल दर्पण के सामने अगर सीधे खड़े हो गए तो सीधे के दिखाई दोगे, अगर माइनस लगा देते तो माइनस का 1 हो जाता। अगर माइनस हो जाता है इसका मतलब समतल दर्पण के खड़े होके तुम उल्टे दिखाई देने लग जाओगे। प्लस का 1 ये दिखा रहा है कि समतल दर्पण वो दर्पण है जिसमें खड़े होने पर तुम्हारे एक्चुअल साइज और आप सीधे हो तो सीधे दिखाई दोगे उसमें। समझ पाए हो? तो समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता प्लस का 1, और यही बात मैंने यहाँ पर लिख रखी है। देखो पहला पॉइंट, फोकस बिंदु इनफाइनाइट, फोकस दूरी इनफाइनाइट, वक्रता त्रिज्या इनफाइनाइट, और समतल दर्पण की पावर शक्ति 0, क्योंकि ये ना तो अपसारित करता ना अभिसारी। अच्छा, इसकी आवरण क्षमता प्लस का, और देखना इन्हीं से 5 में से एक क्वेश्चन आने वाली रेलवे की भर्ती में देखने को मिलेगा। अगर रेलवे ग्रुप डी की और टेक्निकल की परीक्षा होती है, अगर ये प्रश्न ना आए समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से, तो भाई साहब ऑप्टिक्स का क्वेश्चन ही नहीं, मतलब साइंस ही नहीं। साइंस का 25% सेक्शन कवर करता है। अगर किसी सब्जेक्ट किसी पेपर में दे रखा है कि साइंस स्पेशल, तो ऑप्टिक्स दबा के पूछी जाती है उसमें, और बहुत डेप्थ से पढ़ने की जरूरत है। आ जाओ आगे, यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पे कुछ आपको क्वेश्चन दिखाने जा रहे हैं हम आपको, एक बार इधर आ जाओ। ये देखो रेलवे में आए हुए डायरेक्ट क्वेश्चन, बताओ। ये दिखाओ समतल दर्पण की शक्ति कितनी होती है? कितनी होती है? समतल दर्पण की शक्ति 0, +1, -1, इनफाइनाइट। तो समतल दर्पण की शक्ति 0 होती है। ना तो किरणों को अपसारित करता ना अभिसारित करता है, ना तो इकट्ठा करता है ना फैलाता है। ये बात हम किस दर्पण की, समतल दर्पण की बात करें तो आंसर हो जाएगा 0। अगले क्वेश्चन को बताइए प्लीज। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 0 नहीं होती, 0 से अनंत के बीच नहीं होती। उपरोक्त में से कोई नहीं, आंसर होगा ऑप्शन नंबर। ये डायरेक्ट प्रश्न पूछे गए। अगला देखो, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन बताओ। 1 से कम, 1 से अधिक, 0 या 1 के बराबर, 1 के। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो आगे देखो, एक लोग यार पानी भर लो जाके नल से। दर्पण की सतह की चिकनी सतह से परावर्तन को क्या कहा जाता है? दर्पण की चिकनी सतह के परावर्तन को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ये खराब पानी है, इसको ही वाला। इसका आंसर हो जाएगा रेगुलर रिफ्लेक्शन कहे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। और थोड़े से आगे आ जाओ,
अच्छा, और आगे बात करते हैं। इसमें कुछ और बताना पड़ेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास यहाँ तक जो हो चुकी है, हम इस वाले को कल पढ़ाते हैं। इसमें हम इमेज की बात करें, कितनी दूरी पर होगा तो क्या इमेज बनेगा, इसको कल पढ़ा रहे होंगे। इस वाली क्लास को यहीं पे रोक लेते हैं, बहुत हो गया। ओके, थैंक यू।